स्वागत है आपका वेदास्त्रा पर। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने देखा कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं। हमने 5 प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत जाना। पहला हमने जाना ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। तो अब आगे देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर बहुत से रिएक्शंस चल रहे होते हैं और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये एनाबॉलिक भी हो सकता है और कैटाबॉलिक भी हो सकता है। एनाबॉलिक रिएक्शन में कुछ बन रहा होता है, समथिंग इज फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं बिगर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। यहाँ बिगर मॉलिक्यूल कैटाबॉलिक में इज ब्रोकन डाउन। जैसे आप रेस्पिरेशन की बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी मेटाबॉलिज्म क्या होती है। और मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये किसी भी नॉन लिविंग एंटिटी में देखने को नहीं मिलती। लिख सकते हैं इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम जानते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन धरती पर जितने भी प्राणी हैं वो सभी के सभी सेल्स से मिलकर बने हैं। मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर है वो नंबर ऑफ सेल्स बनते रहते हैं। तो जो सेल है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। तो लिख सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लाइफ की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है सेल। और ये यूनिसेलुलर में भी प्रेजेंट, ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती है। तो देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में केवल एक सेल प्रेजेंट होता है, ओनली वन सेल। इसके बाद आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में होता है सेल, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये हो गई हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी सारे के सारे लिविंग एंटिटी में देखने को मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इट इज
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये हो गई हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स। परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब क्या है? बाहर से कोई चीज, जैसे अगर मैं इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दूं या फिर इस कमरे की लाइट को बंद कर दूं तो मेरे पास स्टिमुलस आएगा, तो मेरे लिए मेरा इसके लिए क्या रिस्पॉन्स होगा, उसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसे हम, और उसके लिए जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये जो कॉन्शियसनेस है ये सारे के सारे लिविंग एंटिटी में प्रेजेंट होती है। तो ये है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस के बाद एक और चीज आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में सब कुछ पता होना, मेरे पापा मम्मी कौन है, उनके मम्मी पापा कौन थे, मेरे सारे एंसेस्टर्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए, मेरे अंदर किस तरह की सेल्फ ग्रूमिंग हो रही है, मेरे ऊपर किस तरह के कपड़े, किस तरह के बाल अच्छे लग रहे हैं, उसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये केवल ह्यूमंस में पाई जाती है, ओनली इन ह्यूमन। कॉन्शियसनेस जो तो था वो हमारे आसपास, हमारे वातावरण में जो बदलाव हो रहा था उसे महसूस कर रहे थे, और उससे जो हमारा रिस्पॉन्स था वो था कॉन्शियसनेस। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो हमारे अंदर जो बदलाव हो रहा है उसे महसूस करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, उसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। तो ये केवल ह्यूमंस की प्रॉपर्टी है। हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ह्यूमन। ये केवल ह्यूमंस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारे पांचों के पांचों प्रॉपर्टी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अर्थ पर जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सबको मिलाकर हमने कह दिया बायोडाइवर्सिटी। मतलब आप लिख सकते हैं ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन अर्थ पीपल together forms, वो बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। एनसीईआरटी कहती है कि अकॉर्डिंग टू IUCN,
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। तो IUCN के मुताबिक धरती पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। 17 से 18 लाख स्पीसीज है जिसे हम डिस्कवर कर चुके हैं टैक्सोनॉमिकली। और ये जो स्पीसीज है ये टैक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज। टैक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज मतलब धरती पर अभी भी बहुत से ऐसे स्पीसीज है जिनको हमने डिस्कवर ही नहीं किया है। टैक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज का मतलब है कि जिन स्पीसीज को हम डिस्कवर कर चुके हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें एक जरूरत महसूस होने लगती है, दैट इज क्लासिफिकेशन। कि धरती पर इतने अलग अलग तरह के प्राणी हैं, हम उन्हें कैसे पढ़ें? क्या उन्हें एक एक को पढ़ना आसान है? नहीं। तो हमें इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस होने लगती है ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को अपने पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से ग्रुप्स में बांट कर पढ़ें, और इसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन। नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है? तो हम कहेंगे टू स्टडी वेरियस ऑर्गेनिज्म they need to वेरियस ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है need to be they need to be divided into groups। वेरियस ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए हमें उन्हें ग्रुप्स में बांटने की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ने के लिए उन्हें ग्रुप्स में बांटते हैं ताकि हमें पढ़ना आसान हो जाए। उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ध्यान से समझेंगे, जो ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the process of classification। साइंस की ऐसी ब्रांच जो डील करती है क्लासिफिकेशन को, जो क्लासिफिकेशन को देखती है, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटने में हेल्प करती है, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और ये जो टैक्सोनॉमी होती है ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं।
अब जानते हैं कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होती है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी पुरानी टैक्सोनॉमी थी। जब टैक्सोनॉमी पहली बार आई थी तब हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करते थे? केवल उनकी मॉर्फोलॉजी देखकर, केवल उनकी बाहर के स्ट्रक्चर को देखकर, केवल यह देखकर कि वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, केवल इसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते थे। केवल यह देखकर कि वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं। जो एक जैसे दिख रहे थे उनको एक ग्रुप में रख देते थे और जो अलग दिख रहे थे उनको अलग ग्रुप में रख देते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो टैक्सोनॉमी है वो इवॉल्व हुई और पिक्चर में आई हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी केवल यह देखकर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर रही थी कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो उनकी एनाटॉमी को भी देख रही थी, मतलब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख रही थी, उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी देख रही थी कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता लगा रही थी कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एंड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता लगा रही थी कि उनके अंदर किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो थी मॉर्फोलॉजी, ओनली मॉर्फोलॉजी, यहाँ केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया जा रहा था। ओनली मॉर्फोलॉजी, ओनली मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर, वर्ड टेकन। एक्सटर्नल फीचर लिए जाते थे, लेकिन यहाँ मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी को भी लेते थे, एक्सटर्नल फीचर को भी लेते थे, एनाटॉमी को भी देखते थे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखते थे, उसके बाद इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी देखा जाता था कि ये कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ रहते हैं, डेजर्ट पे रहने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैबिट दिखाएंगे, वाटर पे रहने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैबिट दिखाएंगे। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी देखा जाता था, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के जो सेल है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, और इसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कि सेल की गहराई में जाकर पता लगाते थे कि उसमें क्या क्या है। उसके बाद इसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी देखा जाता था, मतलब इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो इन सारी की सारी इंफॉर्मेशंस का यूज करके हमने मॉडर्न टैक्सोनॉमी को बनाया। तो हमने देखा कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटने में हेल्प करती है, और ये क्लासिकल भी हो सकती है और मॉडर्न भी हो सकती है। इसके बाद एक और ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप हुई जिसे हमने जाना सिस्टमैटिक्स के नाम से। ये शुरू में जब ये ब्रांच ऑफ साइंस आई थी तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानना एंड उसके बीच के रिलेशनशिप्स को पहचानना। लेकिन इसने फाइलोजेनी को भी स्टडी किया। फाइलोजेनी क्या होती है?
फाइलोजेनी। फाइलोजेनी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। आप अगर बहुत पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कभी बंदर थे। हमारा बंदर का, चिंपैंजी का, ओरेंगुटेन का, हम सबका एंसेस्टर सेम है, हम सबका एंसेस्टर कॉमन है, इसलिए हम सबको एक ही ग्रुप में रख दिया गया, दैट इज प्राइमेटा। हम सब प्राइमेट्स हैं, हम एप्स से आए हुए हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पढ़े, हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़े, हमारा पास्ट कैसा था, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं फाइलोजेनी। तो अब देखते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या होती है। मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स किस लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है? तो ये है लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड। इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? तो वो किया कैरोलस लीवियस साल ने। सिस्टमैटिक का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग, इसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली तरीके से अरेंज करना, उसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किसने किया? तो वो कैरोलस लीवियस जी ने किया। कैरोलस लीवियस हमारे एक साइंटिस्ट थे। तो सिस्टमैटिक वर्ड was first used by Carolus Linnaeus। और इन्होंने इस वर्ड का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया वो अपनी एक बुक पे किया, इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी इन्होंने एक किताब लिखी जिसपे इन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया, सिस्टमैटिक्स क्या होती है। तो सिस्टमैटिक्स के बारे में जाना कि जो ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करना, उसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और इसका पहली बार यूज किसने किया? तो वो किया कैरोलस लीवियस ने। इसके बाद ये जो सिस्टमैटिक्स है वर्ड है, ये और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसकी अप्रोच इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने टैक्सोनॉमी को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। तो अब देखते हैं, तो इतना हमने जान लिया, तो अब हम इसके पर्पस के बारे में जान लेते थे कि जो सिस्टमैटिक्स है उसका पर्पस क्या था। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो पर्पस था वो था डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को जानना और उसके बीच के रिलेशनशिप्स को पहचानना एंड देयर रिलेशनशिप्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि धरती पर जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनको जानना और उसके बीच उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या रिलेशंस है, उनको पहचानना, ये सिस्टमैटिक्स का पर्पस था। लेकिन धीरे धीरे ये जो सिस्टमैटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने टैक्सोनॉमी को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। तो हम लिख सकते हैं
later on scope of systematics. सिस्टमैटिक्स की स्कोप इतनी ज्यादा बढ़ गई विद इंक्रीज, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इट इंक्लूडेड टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो आज की तारीख में मैं कह सकती हूँ कि जो सिस्टमैटिक्स है इक्वल्स टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन। जो सिस्टमैटिक्स था वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई तो कर ही रहा था, लेकिन वो उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी पढ़ रहा था, उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ रहा था। तो वो मतलब ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में तो बांट ही रहा था और वो उनके एंसेस्टर्स को भी पढ़ रहा था। टू स्टडी एंसेस्टर, और लिख सकते हैं आप टू स्टडी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये जो सिस्टमैटिक्स था ये टैक्सोनॉमी को भी स्टडी कर रहा था और फाइलोजेनी को भी स्टडी कर रहा था। तो आगे हम देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।